एमडी कैट की तैयारी में जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि आप एक टॉपिक को तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें से जो क्वेश्चन अराइज हो रहे होते हैं या जो आपकी बुक के अंदर मिसिंग लिंक्स होते हैं, जो चीज़ें आपकी बुक में मेंशन नहीं की, आप उसको नहीं पढ़ते। यहाँ जो हमारा सेशन एमडी कैट 2024 का स्टार्ट हुआ है उसका मैंने एक डेमो लेक्चर रखा है, आप लोग भी उसको देखें कि हम टॉपिक को किस तरह से कवर करते हैं, और उसमें साथ साथ एमसीक्यूज की डिस्कशन होती है जिससे एक टॉपिक को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये सेशन ज्वाइन कर चुके हैं, और अगर आप भी ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पे आप रब्ता करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये एक पेड सेशन है, नॉमिनल चार्जेस हैं, और एक 3 मंथ्स का कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है जिसमें आपकी मुकम्मल तैयारी करवा दी जाएगी, लेक्चर्स के ज़रिए, प्रैक्टिस एमसीक्यूज के जरिए और टेस्ट डिस्कशंस के जरिए। तो ये डेमो लेक्चर को आपने गौर से सुनना है। तो किसी भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें हर टॉपिक को आपने थॉरो कवर करना है, और वो तमाम चीज़ें जो उससे लिंक कर रही होती हैं और आपके लेवल की हैं उनको आपने लाजमी तैयार करना है। प्रोजेनसेफलन, बीटा में लिख देता हूँ टीलेनसेफलन, चार्ली में लिख देता हूँ डायनसेफलन, और डेल्टा में लिख लेता हूँ रोम्बेनसेफलन। अब आपने देखे सबके साथ सेफलन वर्ड यूज, बट ऑड अमंग द रेस्ट को आप वो बताएं जो इनमें से डिफरेंट होगा, तीनों चारों में से कौन सा डिफरेंट, क्या आंसर होगा इसका, बताएं जरा आप लोग। ईच लोब कंटेन एरियाज, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो आपको एरियाज मिलते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ आप कह सकते हैं जी विजुअल एरिया, इसी तरह से आ सकता है जी ऑडिटरी एरिया, ये आपको जो है वो लोब्स मिलती हैं, उसके अंदर एरियाज जो है वो मिलते हैं। अब एरियाज जो होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू सब एरिया। एरियाज जो है जो भी लोब्स के अंदर आपको मैंने बताई है उनके अंदर सब एरियाज, और सब एरियाज मुख्तलिफ तरह के हैं। मिसाल के तौर पर एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी सेंसरी एरिया है, ये उसका एक सब एरिया है जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन आकर अटैच होता है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन ने वहां पर आकर एक स्पेसिफिक जगह पर ब्रेन के साथ अटैच होना है। फिर सेंसरी न्यूरॉन ने इंटर न्यूरॉन के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है, जिसकी वजह से वहां पर एसोसिएशन एरिया भी होता है, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन के साथ भी वो अटैच होता है और मोटर न्यूरॉन के साथ भी वो एसोसिएट होता है। तो फिर तीसरी तरह का जो न्यूरॉन रह गया है जिसका भी एरिया है, क्योंकि वो भी वहां पर अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड द मोटर एरिया। तो ये तमाम एरियाज जो है यही आपको इन लोब्स के अंदर जो है वो मिलते हैं। तो सेरिब्रम जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इससे रिलेटेड जो है एक तो इसके फंक्शन क्या है वो मैंने आपको लिख दिया होगा, ये फंक्शन परफॉर्म करता है, दोनों तरफ है वो प्रेजेंट होते हैं। तो आलमंड शेप ये सवाल पेपर के अंदर आ सकता है। अब इसमें कौन कौन से फंक्शन है ये परफॉर्म करते हैं, ये इमोशंस को कंट्रोल करते हैं मेनली, सवाल अगर पेपर के अंदर आता है। फिर ये प्लेयर को खुशी वगैरह की कंडीशन, गम की कंडीशन या पनिशमेंट के अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं। फिर लव में, फिर हेट के अंदर, एंगर के अंदर मूवमेंट होगी वो, क्योंकि ये पैसिव मूवमेंट है। सोडियम आयन की जो मूवमेंट होगी ये पैसिव होगी, एक्टिव नहीं होगी, जरा उसको करेक्ट कर लें। और ये हाई कंसंट्रेशन टू लो जाएगी, हाँ नान बिल्कुल सही कह रहे थे, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगी। तो ये 2-3 सवाल जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहाँ जो एमसीक्यू मैंने आपके सामने रखे होते हैं ये इंतहाई अहम है और कॉन्सेप्चुअल है, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा कि जो ऐसे रेपिटेशन है, हर एक सवाल के अंदर प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और इसी में से आगे सवाल आने हैं। अगर आप ये लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो कोई सवाल जहां से मर्जी आ जाए, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, आउट ऑफ बुक आ जाए, तो आपका गलत नहीं होना अगर आप इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं चीजों को। ये 3 तरह की होती हैं। अब इसमें से सवाल ही आ सकता है कि इनकी अरेंजमेंट या सीक्वेंस इसमें किस तरह से होता है। अगर हम ड्यूरा मैटर को देखेंगे तो ये सबसे बाहर की तरफ होगी, आउटर मोस्ट आपको मिलेगी, रेक्नॉइड जो है ये मिडल है, और पिया मैटर जो है ये इनर मोस्ट होती है, सबसे अंदर की तरफ जो है वो प्रेजेंट होती है। इनकी एक तो सीक्वेंस आपने जो है याद रखना है। अब कुछ सवाल पेपर में आ जाते हैं इससे रिलेटेड, अगर इनकी लोकेशन की हम बात करें। अब क्वेश्चन आ जाए लाइक कि ये बताएं कि इनर टू क्रेनियम या स्कल ये कौन सी है, इनर टू क्रेनियम या इनर टू स्कल। तो आप बताएंगे कि ये ड्यूरा मैटर, या इनर टू आ सकता है या नेक्स्ट टू आ सकता है। तो ये प्रेजेंट होती है, एक तो सवाल इस तरह का आ सकता है कौन सी
सी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि नेक्स्ट टू नर्वस टिश्यूज, नर्वस टिश्यू से नेक्स्ट टू, अब इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं बल्कि नेक्स्ट की, अब यहाँ पे आ जाएगा आउटर, आउटर टू द नर्वस टिश्यू। अब कौन सी आएगी? अब जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा पिया मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको दिखा भी देता हूँ कि देखिए अब सबसे बाहर की पार्ट जो होता है वो तो होता है स्कल का, लाइक दिस इज द स्कल जो कि खोपड़ी है, और जो आउटर प्रोटेक्शन जो है वो देती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। अब उसके बाद इसके नीचे की तरफ पहली लेयर आ जाएगी, ये पहली आ गई, फिर उसके बाद दूसरी लेयर आ गई, फिर उसके बाद तीसरी लेयर आ गई, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर जो होते हैं हमें नर्वस टिश्यूज मिलते हैं, लाइक दिस द नर्वस टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज। अब इनकी अरेंजमेंट आप देख लें, स्कल के नीचे की तरफ ये है ड्यूरा मैटर, और नर्वस टिश्यूज के बाहर की तरफ दैट इज द पिया मैटर, और इन दोनों के दरमियान में ये इन बिटवीन जो आ जाएगी, ये आ जाएगी अरेक्नॉइड मैटर। ये यहाँ सवाल जो पेपर में आ सकता है, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही अगर हम एक काम देखें, दिस इज द सीएसएफ। व्हाट इज द सीएसएफ? इसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये प्रोटेक्शन देता है। अब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये दो जगह पे प्रेजेंट होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक तो प्रेजेंट है बिटवीन मेनिंजेस। अब कौन सी मेनिंजेस के दरमियान? ये सवाल पेपर में आ सकता है। अब आपके पास तीन है, ड्यूरा मैटर, रेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर। तो ये प्रेजेंट होता है रेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान, बिटवीन रेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। एक तो ये, दूसरा जो हमारे पास सीएसएफ होता है, दैट आल्सो प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये भी याद रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के अंदर प्रेजेंट। अब ये ब्रेन में कौन से वेंट्रिकल होते हैं? अब आपको वेंट्रिकल इन हार्ट तो आपने पढ़ा है, लेकिन ब्रेन में भी वेंट्रिकल होते हैं, और ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल होते हैं वो चार तरह के वेंट्रिकल होते हैं, यहाँ याद रखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, 4 वेंट्रिकल्स इन ब्रेन। अब वो कौन कौन से वेंट्रिकल है, अब मैं यहाँ आपको एक तो ये बता देता हूँ कि वो प्रेजेंट कैसे हैं और उनकी लोकेशन जो है वो क्या होती है। 4 वेंट्रिकल में फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, पहले दो, इनके लिए हम बात करते हैं, दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल्स, ये लेटरल वेंट्रिकल्स। अब ये वेंट्रिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं दोनों, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। बिटवीन, ये ब्रेन के पार्ट है, आगे चल के आपने पढ़नी, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान जो है वो आपको मिलते हैं, इनको हम लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल ये कहां पे होगा? थर्ड वेंट्रिकल में मिलेगा बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड थैलेमस। ये ऐसे ही सवाल आने, एज इट इज मैं वो बता रहा हूँ जिस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है कि ये वेंट्रिकल जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल, क्योंकि मैंने बताया कि 4 वेंट्रिकल है, तो फोर्थ वेंट्रिकल जो प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन ब्रेन स्टेम। ये टर्म मैंने यूज किया ब्रेन स्टेम की। अब ब्रेन स्टेम के अंदर क्या होता है? ब्रेन स्टेम में हमारे पास जो पार्ट प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? इसमें मिड ब्रेन भी ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, प्लस पोन्स एंड मिड्यूला, इन तीनों को मिला के हम ब्रेन स्टेम यूज करते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट। तो वेंट्रिकल की पोजीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपने इसको लाजमी अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है। अब जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, उसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, या आप कहते हैं कि 3, आगे फर्दर डिवीजन तो और बहुत सी, लेकिन मेन पार्ट्स हैं वो 3 होते हैं। तो ब्रेन में
आपको एक मिलता है फोर ब्रेन, एक आपको मिलता है मिड ब्रेन, और एक जो है उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। अब मैं यहाँ दो चीजें आपको बताने लगा हूँ, आगे क्लासिफिकेशन जो इनके नेम्स हैं प्लस इसमें इनके फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपने याद कर लेने हैं। लेकिन एक डायग्रामेटिकली मैं यहाँ शो कर रहा हूँ तो ताकि आपको उसमें पता चल जाए कि ब्रेन का पार्ट जो है वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको गौर से आपने देखना है। ये जस्ट एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई, इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स जो है वो उसको देख लेते हैं। देखें, तीन पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ब्रेन को, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पहला पार्ट है, इसको फोर ब्रेन कहेंगे। दूसरा पार्ट ये मैंने शो किया आगे, ये इसको मैं मिड ब्रेन लिख लेता हूँ। और तीसरा पार्ट ये वाला है, इसको मैं हाइंड ब्रेन लिख। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ लोब से शो की हुई हैं, इनको आपने याद रखना है। ये जो आपको ऊपर लोब नजर आ रही है वाली है ऊपर की तरफ उभरी हुई फोर ब्रेन की, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टीलन सेफ्लन। और ये एक लोब आपको नजर आ रही है जो कि फोर ब्रेन के अंदर ही है, इसको हम कहते हैं डायन सेफ्लन। ये दोनों फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का जो नाम मैं लिखूं एक, जो आपने याद रखना है, दैट इज द प्रोजेन सेफ्लन। ये इसमें उसके बाद मिड ब्रेन पे आ जाए। मिड ब्रेन का जो नाम है वो है मीसन सेफ्लन, एक याद रखना। ठीक हो, ये मिड ब्रेन का एक ही पार्ट है, जस्ट आपने ये एक ही नाम याद रखना है। उसके बाद जो हाइंड ब्रेन है, इसका आपने नाम याद रखना है रोम्बेन सेफ्लन। ये इसके अंदर लोअर पार्ट है, इसके अंदर आपको मिलेगा। ये तो मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन से भी फर्दर अगर नीचे चले जाएं तो यहाँ पर आपको जो पार्ट मिलेगा वो स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो कि पार्ट आपको इसमें नजर आएगा। ब्रेन क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, तो ये दिस इज लाइक स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और यहाँ एक होल होता है जिसके जरिए वो, स्कल के अंदर एक होल होता है जिसके जरिए वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उस होल को लाइक ए होल, दिस इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये भी पेपर के अंदर जो है वो पूछी जा सकती है। इसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। और ये एक बोन होती है ऑक्सीपिटल बोन, उसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। ऑक्सीपिटल बोन हमारी स्कल की बोन है, वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसके अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड हाइंड ब्रेन एक पार्ट के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड हाइंड ब्रेन के कौन से पार्ट के साथ जो है वो अटैच है, तो हाइंड ब्रेन का जो पार्ट स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड द मिड्यूला ऑब्लिंगेटा। इसको मिड्यूला ऑब्लिंगेटा। अच्छा, ये जो वर्ड बारह सेफ्लन जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड होता ही ब्रेन के लिए यूज है, ये याद रखना है। वर्ड सेफ्लन यूज हो रहा है, दैट इज यूज्ड फॉर द ब्रेन। एक तो ये चीज है। अब यहां से सवाल किस तरह से आता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। मैं यहाँ पर एमसीक्यू लिख देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने ये कैसे लर्न करना है। मैं सवाल लिखता हूँ, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑड अमंग रेस्ट। ऑड अमंग रेस्ट का मतलब होता है कि आपने इररेलीवेंट जो है उसमें से ढूंढना है। मतलब मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, अल्फा है जी प्रोजन सेफलन, बीटा में लिख देता हूँ टीलन सेफलन, चार्ली में लिख देता हूँ डायन सेफलन, और डेल्टा में लिख लेता हूँ रोम्बिन सेफलन। अब आप देखें सबके साथ सेफलन वर्ड यूज, बट ऑड अमंग द रेस्ट को आप वो बताएं जो इनमें से डिफरेंट होगा, तीनों चारों में से कौन सा डिफरेंट, ठीक है आंसर होगा इसका, बताएं जरा आप लोग। अच्छा जी, उसके बाद अगर सवाल आ जाए, सवाल इसमें से भी आ सकता है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन। पहले ब्रेन पे हम कुछ बात करें, ब्रेन की जो है वो क्लासिफिकेशन आपको क्या मिलेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन में जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, आप जानते हैं कि तीन पार्ट हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक हमने पढ़ा है कि
फोर ब्रेन है, इसी तरह से एक जो है वो मिड ब्रेन है, और एक जो है इसमें आ जाएगा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे डिफरेंट आपको पार्ट्स मिलते हैं। फोर ब्रेन को फर्दर हम क्लासिफाई करें तो इसमें एक पार्ट आता है सेरिब्रम का, आप जानते हैं। उसके बाद एक इसमें जो है वो पार्ट आ जाता है लिम्बिक सिस्टम, और एक इसका जो पार्ट फोर ब्रेन का है उसको हम थैलेमस कहते हैं। ये फोर ब्रेन से रिलेट कर रहे हैं। अब लिम्बिक सिस्टम जो होता है उसमें आगे फर्दर डिवीजन होती है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक जो पार्ट है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनके फंक्शन है बहुत सारे। एक पार्ट जो है इसमें अमिगला है, और तीसरा जो पार्ट होता है वो है हिपोकैम्पस। ये सारे के सारे पार्ट लिम्बिक सिस्टम के। मिड ब्रेन जो होता है ह्यूमंस के अंदर ये रिड्यूस्ड होता है, एज सच फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो नहीं होती। हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन के आप जानते हैं कि तीन पार्ट हैं। एक इसमें पार्ट जो है उसको हम सेरिबेलम कहते हैं, एक पार्ट जो होता है उसको हम मेडुला ओब्लिंगेटा कहते हैं, और तीसरा पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड द बोन्स। ये एक तो इस तरह की क्लासिफिकेशन आ सकती है। अब आपको सबके जो फंक्शन जो है वो याद रखनी है। जो सवाल जिस तरह से आता है मेनली वो फंक्शन का क्वेश्चन आता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा जो है वो फंक्शन किसका है। एक एमसीक्यू में यहाँ पे लिखता हूँ, तो उससे आप देखें जब भी फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्लियर होगा, उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं होगी, आपको बड़ा सिंपल जो है वो आप उस तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन है which part of brain associated with, अब मैं फंक्शन को लिख रहा हूँ, साइट, स्पीच, स्मेल, हियरिंग, थिंकिंग, रीजनिंग एंड जजमेंट। अब इससे आपने उस पार्ट तक पहुंचना है कि जिसका वो फंक्शन है वो पूछ रहा है। अब लाइक ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ कि अल्फा ऑप्शन जो है इसमें सेरिब्रम है, बीटा जो है वो सेरिबेलम है, चार्ली जो है वो पोन्स है, और डेल्टा जो है दैट इज द मिडिल ऑब्लिंग। तो कौन सा इसके अंदर जो करेक्ट है? अब देखें यहां से आप इसके फंक्शन देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे। सवाल इसी तरह का आना है कि आपको बड़ा क्लियरली उनके फंक्शन जो है वो बताने हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेरिब्रम होता है, जो कि इन तमाम चीजों से रिलेट करता है। फिर सेरिब्रम से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन आ जाए, लाइक हम देखते हैं कि ये एक सबसे बड़ा पार्ट भी है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और जो सेरिबेलम होता है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो इस तरह के सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी आपने इसमें याद रखने हैं। और इसमें जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, फिर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जो कि सबसे बड़ा भी है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये बहुत ज्यादा इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि उसके सरफेस एरिया को जो है वो इंक्रीज करता है। इनफोल्डिंग्स कह सकते हैं, ये वर्ड जो है वो हम कन्वोल्यूशन जो है वो इसके लिए यूज करते हैं। हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है और इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में हमें यहाँ पर मिलता है। और इसके अंदर हम ये जानते हैं कि जो सेरिब्रम है इसमें से ज्यादा सवाल पेपर में आते हैं, इसलिए मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसमें दो हेमिस्फीयर्स होती हैं, देयर आर टू हेमिस्फीयर्स, और उन हेमिस्फीयर्स के अंदर एक राइट और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर्स होती है। देयर इज द राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब ये दोनों हेमिस्फीयर्स होती हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन होती है, और वो कम्युनिकेशन कैसे होती है? बैंड ऑफ एक्सोन्स होते हैं जिसके जरिए कम्युनिकेट करते हैं, और उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये सवाल भी आ सकता है पेपर के अंदर। कॉर्पस कैलोसम के जरिए जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। कॉर्पस कैलोसम है क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज एक्चुअली द बैंड्स ऑफ एक्सोन्स जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है। अब इसमें
जो हेमिस्फीयर्स होती हैं, इसी के साथ अगर हम बात करें, इससे ही रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसमें हेमिस्फीयर्स में 4 सरफेस लोब भी होती हैं। 4 सरफेस लोब्स, ये भी सवाल आ सकता है कि कौन कौन सी इसके अंदर जो है वो लोब्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें 4 लोब्स हैं, उनके नाम क्या हैं? उसमें एक जो है वो, उसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। दूसरी जो होती है उसमें, उसको हम प्राइटल लोब कहते हैं। प्राइटल लोब। तीसरी उसके अंदर जो है वो है टेम्पोरल लोब। और चौथी जो आपको यहाँ पे मिलेगी लोब, उसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। ये, अब इसके अंदर हर लोब जो होती है, यहाँ पे इससे मैं आगे थोड़ा सा चला जाऊं कि लोब्स के अंदर जो है वो डिफरेंट एरियाज होते हैं। यहाँ पर ईच लोब कंटेन एरियाज। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो आपको एरियाज मिलते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे यहाँ आप कह सकते हैं जी विजुअल एरिया। इसी तरह से आ सकता है जी ऑडिटरी एरिया। ये आपको जो है वो लोब्स मिलती हैं, उसके अंदर एरियाज जो है वो मिलते हैं। अब एरियाज जो होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू सब एरिया। एरियाज जो है, जो भी लोब्स के अंदर आपको मैंने बताई हैं, उनके अंदर सब एरियाज हैं। और सब एरियाज मुख्तलिफ तरह के हैं। मिसाल के तौर पर एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी सेंसरी एरिया है, कि उसका एक सब एरिया है जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन आकर अटैच होता है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन ने वहां पर आकर एक स्पेसिफिक जगह पर ब्रेन के साथ अटैच होना है। फिर सेंसरी न्यूरॉन ने इंटर न्यूरॉन के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है, जिसकी वजह से वहां पर एसोसिएशन एरिया भी होता है, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन के साथ भी वो अटैच होता है और मोटर न्यूरॉन के साथ भी वो एसोसिएट होता है। तो फिर तीसरी तरह का जो न्यूरॉन रह गया है, जिसका भी एरिया है क्योंकि वो भी वहां पर अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड द मोटर एरिया। तो ये तमाम एरियाज जो है यही आपको इन लोब्स के अंदर जो है वो मिलते हैं। तो सेरिब्रम जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इससे रिलेटेड जो है, एक तो इसके फंक्शन क्या है वो मैंने आपको लिख दिया होगा कि ये फंक्शन परफॉर्म करता है, और साथ जो है वो आपने इनके एरियाज जो है वो याद रख लेने हैं। इसके अलावा जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ हमने ऊपर ये सारे फंक्शन लिखे हैं, ओवरऑल हम इनको लिख सकते हैं कि ये वॉलंटरी एक्शंस को भी साथ साथ कंट्रोल करता है। सेरिब्रम, यहाँ लिख देता हूँ कि जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। जी, उसके बाद फर्दर अगले पार्ट पे हम आ जाते हैं। दैट पार्ट इज कॉल्ड द थैलेमस, विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? दैट इज प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। अगर ये पूछ लिया जाए, इस सेरिब्रम के जो है वो नीचे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह के सवाल इसमें से आने। ये तमाम के तमाम जो सेंसरी इनपुट्स है उनको रिसीव करता है। ऑल द सेंसरी इम्पल्स, सवाए स्मेल के, उसके लिए अलग से olfactory एरिया होता है जो कि वहां पर रिसीव करता है। और ये इनको रिसीव करके सेंसरी इम्पल्सिस को जो इसको मिलती हैं, तो इनको वो किस तरफ भेजेगा? ये इसको भेजेगा टूवर्ड्स लिम्बिक सिस्टम। ये सवाल आ सकता है कि यहाँ से इसने इसको लिम्बिक सिस्टम की तरफ जो है वो भेजना है। लिम्बिक सिस्टम आपको जो मिलता है, उसकी लोकेशन आपको कहाँ पर मिलती है लिम्बिक सिस्टम की? ये भी सवाल पेपर में आ सकता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो लिम्बिक सिस्टम ये थैलामस के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, आइदर साइड ऑफ थैलामस। ये वो सवाल हैं जो पेपर के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपने इसमें याद रखने। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अलहदा से, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है और उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से? जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्बिक सिस्टम के हमारे पास 3 पार्ट हैं। एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, इसके हम फंक्शन देखते हैं। दूसरा इसके अंदर जो ऊपर हमने क्लासिफिकेशन के अंदर लिखा भी था, अमिगडला। और तीसरा जो पार्ट इसके अंदर है
that part is the hippocampus. फंक्शंस ऑफ ब्रेन में से क्वेश्चन जो आने हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये कई दफा सवाल पेपर के अंदर आए हैं, आपको बड़े क्लियरली सारे के सारे फंक्शंस है वो याद रखने। तो यहाँ मैं एक लिस्ट बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई भी सवाल आए फिर आपका जो है वो गलत ना हो कि कौन सा जो है वो फंक्शन जो है वो किसका है। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस में एक तो आपने याद रखना है दैट विल मेंटेन द होम्योस्टेसिस। अगर पूछा जाए कि होम्योस्टेसिस को किसने मेंटेन करना है तो हाइपोथैलेमस का काम है। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर ये रोल प्ले करता है। आपने देखा कि जो वाटर साइकिल है, इससे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि वाटर बैलेंस का काम करता है। फिर इसका काम थर्मो रेगुलेशन में भी है। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि थर्मोस्टैट फंक्शन काम करता है कि अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो उसके रिजल्ट में ये टेम्परेचर कम होता है, तो उसके रिजल्ट में भी हाइपोथैलेमस अपना रोल प्ले करता है। फिर इसका काम जो है वो आपके हंगर में ये रोल प्ले करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी होता है, यहाँ पर भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्पेसिफिकली जब बॉडी हमने देखा था कि फाइट एंड फ्लाइट के अंदर होती है, इमरजेंसी स्टेट के अंदर होती है, तो उस दौरान भी हाइपोथैलेमस जो है ये अपना रोल प्ले करता है। हाइपोथैलेमस के यहाँ पे रोल की बात करें, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। इसके अलावा हाइपोथैलेमस का रोल इवन जो बायोरिदम्स होती हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल रिदम है, उसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है। फिर सेक्सुअल बिहेवियर में भी इसका रोल है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर आप जानते हैं कि बहुत सी हार्मोनल प्रोडक्शन जो है उसके अंदर भी रोल प्ले करता है। स्पेसिफिकली हार्मोन जैसे मैंने आपको भी बताया कि एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं जो कि हाइपोथैलेमस जो है वो प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर भी इसका रोल होता है। फिर हाइपोथैलेमस जो है बहुत सारे इनहिबिटरी और रिलीजिंग फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस करता है। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स कह सकते हैं, या इवन इनके लिए वर्ड भी हार्मोन्स भी यूज किया जा सकता है कि वो भी ये प्रोड्यूस करता है। तो आप देखें देयर आर लिस्ट ऑफ द फंक्शंस जो कि आपको हाइपोथैलेमस के मिलेंगे, और इसमें कोई भी अगर पूछा जाए तो आपने इसमें ये बता देना कि ये रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो अमिगडला के फंक्शन आते हैं। जस्ट अ मिनट। जी, अमिगडला पे हमारे और इसके हमने फंक्शन देखने हैं। एक तो आपने ये याद रखना है कि ये पेयर होता है, टू होते हैं, और ये आलमंड शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्या आप कह सकते हैं आलमंड शेप मैसेज होते हैं न्यूरॉन्स के ऑन आइदर साइड ऑफ द थैलेमस। ये थैलेमस के दोनों तरफ में वो प्रेजेंट होते हैं, तो आलमंड शेप ये सवाल पेपर के अंदर आ सकता है। अब इसमें कौन कौन से फंक्शन है ये परफॉर्म करते हैं। ये इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, मेनली सवाल अगर पेपर के अंदर आता है। फिर ये प्लेयर को खुशी वगैरह की कंडीशन, गम की कंडीशन या पनिशमेंट के अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं। फिर लव में, फिर हेट के अंदर, एंगर के अंदर, फियर में, रीच के अंदर, रीजिस के अंदर, गुस्से में, इनका जो वो रोल होता है। और इसके साथ साथ जो है वो जो सेक्सुअल अरोयल है उसके अंदर भी ये रोल प्ले करते हैं। तो ये आपको सारे के सारे जो फंक्शन है वो इसके मिलेंगे जो कि अमिगडाला है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हिपोकैम्पस में। अब हिपोकैम्पस की शेप किस तरह से होती है, जैसे हमने इसका पढ़ा कि आमंड शेप है, तो ये हॉर्न शेप होते हैं, ये भी दो हैं, टू हॉर्न शेप ये स्ट्रक्चर है, और दैट कर्व्ड बैक फ्रॉम अमिगडाला।
ये इनकी एक्चुअली लोकेशन में यहाँ पे लिख दी है। अगर ये सवाल आ जाए कि कहाँ पर है, किस तरह से प्रेजेंट है, ये आपने इसमें बता देना है। अब इसमें जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा लिस्ट ऑफ फंक्शन नहीं है। ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो वो ये कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज के अंदर इनका रोल होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज। और इसके अलावा इनका जो काम है वो लर्निंग के अंदर भी होता है, ये लर्निंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये फंक्शन इसमें आपको मिलेंगे। तो अब इसके बाहर कोई सवाल नहीं आ सकता कि जितने मैक्सिमम थे। अब आपको इवन कोई भी बुक्स में आप देखेंगे तो इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे बता दिए। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट, रिड्यूस पार्ट जो है इसका, दैट इज द मिड ब्रेन, जो कि मैंने पहले बताया कि ये ह्यूमंस के अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस। और इसके भी जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो कौन कौन से, किस तरह के सवाल आ सकते हैं। एक टर्म है रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम करता है, ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान जो है वो काम करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन कह सकते हैं। एक आ सकता है कि ये रिले सेंटर का काम करता है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और इसके अलावा ये जितनी भी विजुअल और ऑडिटरी इनपुट्स होती हैं उनको रिसीव करता है। सबसे पहले ये रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद दैट विल सेंड टू द हायर ब्रेन, और उसके बाद इसने उसको हायर ब्रेन की तरफ जो है वो सेंड कर देना है। तो ये आपको मिड ब्रेन जो है वो उसके फंक्शन मिलते हैं। उसके बाद आखिरी जो पार्ट ब्रेन का है वो हाइंड ब्रेन है, जो कि थर्ड पार्ट है ब्रेन का। और अब जानते हैं कि हाइंड ब्रेन में हमें तीन पार्ट जो है वो मिलते हैं। तो इन तीनों पार्ट को हम देख लेते हैं, कोई कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पॉन्स हैं, उसके बाद इसमें सेरिबेलम का पार्ट आ जाता है, और फिर आपको यहाँ पर पार्ट मिलता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का। ये तीनों को हम यहाँ पर उसी तरह से कंपेयर कर लेते हैं ताकि सवाल जो भी आपका पेपर में आए तो वो सारे का सारा इसके अंदर आपका कवर हो जाए। सबसे पहले पॉन्स की हम बात कर लेते हैं। दिस इज प्रेजेंट, अब इसकी लोकेशन अबव द मेड्यूला, ये मेड्यूला के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक ब्रिज का काम करता है, इसके दरमियान ब्रिज का काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दैट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन सेरिबेलम, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास पार्ट है जो इससे अगला हमने जब वो पढ़ना है, इसके अलावा मिड्यूला एंड सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, उनके दरमियान ये एक ब्रिज करता है। जो भी इंफॉर्मेशन आनी है, क्योंकि इसने आगे ट्रांसमिट करनी है तो इसके पास आएंगे, फिर ये आगे जो है वो ट्रांसमिट करेगा। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें तो जो पॉन्स हैं दैट कंट्रोल रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का जो पैटर्न है या उसका जो रेट है उसको कंट्रोल करने के अंदर भी ये काम करता है। इसके अलावा another function of the pons that act as a transition between sleep and wake cycle, ये इसमें रोल प्ले करता है। तो ये कुछ फंक्शन है जो कि आपने पॉन्स के जो है वो डिस्कस करने हैं, और इस तरह के सवाल जो है वो पेपर में आ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो होता है इट्स सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर लोब्स होती हैं डिफरेंट। इसमें एक लोब जो है उसको हम कहते हैं सेंट्रल लोब, सेंट्रल लोब होती है। और इसके साथ साथ इसमें दो जो है वो लेटरल लोब्स होती है, क्योंकि एक बड़ा पार्ट है। जैसे आपने सेरिब्रम में देखा है कि वहां पर भी लोब होती हैं, दो लोब हैं, एक हेमिस्फीयर्स हैं दो, तो यहाँ पर भी आपको लोब्स मिलेंगी। तो ये याद रखना इसकी एक्चुअली पोजीशन। अब इसमें अगर हम सेरिब्रम को देखेंगे, एक सवाल ये भी आ सकता है कि दिस पार्ट इज बेस्ट डिवेल्प्ड इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर ये बहुत ज्यादा डिवेल्प है, क्योंकि इसका जो काम होता है वो बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करना होता है। अगर मैं यहाँ देखूं कि क्योंकि बर्ड्स ने फ्लाई करना है, तो बाकी बर्ड्स के अंदर भी और हमारी बॉडी के अंदर भी ये जो बॉडी की एक्यूरेट पोजीशन है वो इसने मेंटेन करनी है। मोशन जो होता है, मूवमेंट होती है बॉडी की, उसके अंदर भी आप जानते हैं बैलेंसिंग चाहिए होती है, तो उसके अंदर ये रोल प्ले करता है। या आप सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि बैलेंसिंग के अंदर जो रोल होता है वो भी आपको इसका मिलता है। और डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो
जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर सेरिब्रम रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइसिकल चला रहे हैं, बाइसिकल राइड है, उसमें भी रोल प्ले करता है। फिर अगर आप भाग रहे हैं, आप जानते हैं इसमें भी हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन या बैलेंसिंग की जरूरत होती है, तो इसके अंदर भी रोल काम प्ले करता है ये। और इसके अलावा डेलिकेट वर्क विद हैंड, अगर आप हाथ से कोई काम कर रहे हैं और बहुत डेलिकेट वर्क है, तो उसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा है, वो मोबाइल ठीक करता है, तो मोबाइल के अंदर आप देखते हैं कि वो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे जो वहाँ पे चिप्स हैं, उनको उन्हें देखना है, सेट करना है, तो वहां भी उसकी बहुत ज्यादा बॉडी की कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी, तो उसके अंदर भी सेरिबेलम जो है उसका बहुत ज्यादा रोल होता है, तो ये याद रखना है आपने। इसके अलावा एक फंक्शन इसका लर्निंग में भी है, और लर्निंग के अंदर भी रोल प्ले करता है। और मेमोरी फॉर्मेशन, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि मेमोरी फॉर बिहेवियर, इसके अंदर जो है ये आपको मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है बिहेवियर में जो मेमोरीज बनती हैं। तो ये इसके जो है आपको फंक्शन देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मेडुला का पार्ट। तीनों पार्ट हैं, तीनों के फंक्शन मैंने आपको बता दिए। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिक फिनोमिनास हैं, वेरी बेसिक फिनोमिनास, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा ने कंट्रोल करने। मिसाल के तौर पे हार्ट बीट है, उसके अंदर इसका रोल है। ब्रीदिंग के अंदर ये रोल प्ले करता है। ये स्वेलिंग के अंदर रोल प्ले करता है। ये आप देखें कि ये जितनी भी एक्टिविटीज है, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, उनके अंदर मेडुला ऑब्लिंगेटा का रोल होता है। इनवॉलंटरी एक्शन, बिकॉज दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। इसी तरह से कुछ और इनवॉलंटरी एक्शन भी है, जैसा कि कफ है, इसके अंदर भी इसका रोल है। या स्नीजिंग को आप ले लें, इसके अंदर भी मेडुला ऑब्लिंगेटा का रोल होता है। या सिंपली आप देखें कि जो वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, उसमें भी जो रोल है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा का होता है। और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा दैट विल कोऑर्डिनेट द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो इसने ब्रेन है उसको कोऑर्डिनेट भी करवाना है, बिकॉज ये वो पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएट होता है। तो ये आपको यहाँ पर फंक्शन मिलेगा, क्योंकि इसने स्पाइनल कॉर्ड के आपस में, स्पाइनल कॉर्ड का हमारे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसकी जो वो बात करेंगे। तो ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको ब्रेन के फंक्शन वो बता दिए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इनको आपने अच्छे से जो वो लर्न कर लेना है। ये वो चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर आनी है, ठीक है। बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक के अंदर भी ये चीजें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी तो आपने वहां ऐड कर लेने, या इनको अच्छे से लर्न कर लेना। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको हर चीज को बता दी जाए जो पेपर में आपके आ सकती है। हाँ, ये होता है समटाइम कि उसमें आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके वो जरूर पूछता है। हो सकता है कि एमसीक्यू इस तरह का डायरेक्ट ना आए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा वो वही होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, nerve impulse is generated when the nerve cell is undergoes polarization, depolarization, repolarization या resting potential। तो जब नर्व इंपल्स जनरेट होती है तो नर्व सेल में क्या चेंज आती है? जी, करेक्ट इज द डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और ये एक स्टिमुलेटेड स्टेज है जिसके अंदर स्टिमुलेशन आई है। और पोलराइजेशन क्या है? ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, दैट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। और अगर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन को हम एक सीक्वेंस के अंदर लेके आए, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप जानते हैं कि पोलराइजेशन हम लिखेंगे, पोलराइजेशन इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे चला जाएगा, दैट इज द डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन के बाद जो अगली स्टेज आएगी वो रीपोलराइजेशन की स्टेट आएगी। ये इस तरह से सीक्वेंस से पूछा जा सकता है। और रीपोलराइजेशन के बाद फिर से आप जानते हैं पोलराइजेशन की तरफ जाएगी, लेकिन उनके दरमियान एक हाइपर पोलराइजेशन स्टेट भी शो होती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, nerve impulse initiate the movement of पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। किसकी मूवमेंट को इनिशिएट करती है नर्व इंपल्स? जैसे ही नर्व इंपल्स आती है, या जब स्टिमुलेशन जो है वो स्टिमुलेशन होगी, स्टिमुलस आएगा, नर्व इंपल्स इनिशिएट होगी, तो आप जानते हैं कि जो सोडियम आइंस हैं, वेरी गुड, बहुत से लोगों ने सही आंसर किया, सोडियम आइंस की मूवमेंट होगी, सोडियम आइंस की मूवमेंट। अब मूवमेंट किधर होगी सोडियम आइंस की? ये तरह मेंशन करें, किस तरफ जाएंगे सोडियम आइंस? जल्दी से बता दें। अरसलान कह रहे हैं इनवर्ड, ओके।
इकराम शाह कह रहे हैं आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड, ये भी ऐसे भी आ सकता है। यस अब्दुल्ला, अनान, जैनब। तो यहाँ अब मजीद ये आ सकता है कि जो सोडियम आइंस की मूवमेंट है ये हमें मिलेगी आउटसाइड टू इनसाइड। एक तो ये भी सही है, जो मूवमेंट होगी वो, क्योंकि ये पैसिव मूवमेंट है, सोडियम आयन की जो मूवमेंट होगी ये पैसिव होगी, एक्टिव नहीं होगी, जरा उसको करेक्ट कर लें। और ये हाई कंसंट्रेशन टू लो जाएगी। हाँ नान बिल्कुल सही कह रहे थे, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगी। तो ये दो तीन सवाल जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहाँ जो एमसीक्यू मैंने आपके सामने रखे होते हैं ये इंतहाई अहम है और कॉन्सेप्चुअल है। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा कि जो ऐसे रेपिटेशन है, हर एक सवाल के अंदर प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और इसी में से आगे सवाल आने हैं। अगर आप ये लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो कोई सवाल जहां से मर्जी आ जाए, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, आउट ऑफ बुक आ जाए, तो आपका गलत नहीं होना अगर आप इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 3, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल फेवर्स द एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप, action of an electrogenic pump, movement of anion into the cell, movement of cation into the cell। ये अब देखते हैं कौन सही बताता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो कैसे काम करता है, किस चीज को फेवर करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, प्रोटॉन पंप को, इलेक्ट्रोजेनिक पंप को, एनाइन की मूवमेंट को, कैटाइन की मूवमेंट को। अरसलान रजब का आंसर आ गया है, डेल्टा उसने कहा है, और बाकी लोग कासिम भी डेल्टा ही कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ कैटाइंस। जैनब ने कहा है बीटा, इलेक्ट्रोजेनिक पंप। हफ्सा ने भी बीटा कह दिया है। इलेक्ट्रोजेनिक पंप आपने कहां पढ़ा है? हनान ने अल्फा का कहा है, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, मूवमेंट ऑफ कैटाइंस इनटू द सेल। दिस इज द करेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम आइंस की जो मूवमेंट होती है उसकी हम बात करें, चाहे वो पंप है या वो गेट्स हैं, कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि अब आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम मूव कर रहे हैं। अब अगर तो वो रेस्टिंग के अंदर है, तो रेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि सोडियम जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और पोटेशियम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और अगर वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गए हैं तो सोडियम अंदर जाना शुरू हो गए, बिकॉज सोडियम जो चैनल्स हैं या गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जब वो रीपोलराइजेशन में जाएंगे तो अब पोटेशियम जो होंगे वो बाहर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो जो कैटाइन की मूवमेंट होती है यही एक्चुअली मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट वहां पर करता है। सो डेल्टा जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। 4, ड्यूरिंग द प्रोपिगेशन ऑफ द नर्व इंपल्स। प्रोपिगेट का मतलब होता है इंक्रीज होना, इनिशिएट होना। जब नर्व इंपल्स प्रोपिगेट होती है तो क्या पोटेशियम आइंस मूव करते हैं फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, या सोडियम आइन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, या पोटेशियम आइन फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या सोडियम आइंस फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? जी अब देखिए एक और चीज इसके अंदर ऐड हो गई है, ऊपर भी इस तरह का ही सवाल था लेकिन वहां सिर्फ मूवमेंट की बात करें, अब दो इन्वायरमेंट की बात हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। सभी लोगों ने जो इसमें करेक्ट आंसर किया है, वेरी गुड। सोडियम आइंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी आउटसाइड टू इनसाइड। तो जब भी इंपल्स प्रोपेगेट होगी सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम जो है वो अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे और अंदर जाके वो पॉजिटिव बना देंगे। तो वेरी गुड, तो इससे अंदाजा हुआ कि आप लोगों ने वाकई कल के लेक्चर को गौर से सुना और उसकी प्रॉपर जो है वो तैयारी की है, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जो पेपर के अंदर आपसे वहां बार बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन ऑफ नर्व, रीपोलराइजेशन में क्या होगा? सोडियम चैनल्स आर क्लोज्ड एंड पोटेशियम चैनल्स आर ओपन, पोटेशियम गेट्स क्लोज, सोडियम गेट्स ओपन, both sodium and potassium gates closed, both gates remains open। अरसलान, जैनब, अल्फा कह रहे हैं, अकराम शाह ने भी अल्फा, कासिम भी अल्फा। अच्छा जब अब एक तरह की जब डीपोलराइजेशन होती है तो उसमें तुम्हें पता चल गया जी सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं डीपोलराइजेशन में, लेकिन री में जाएंगे तो उलट हो जाए, री में सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्फा जो है वो करेक्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि पूछा जा सकता है कि रीपोलराइजेशन में क्या होता है। अब आपको पता चल गया कि पोलराइजेशन में क्या होता है। रेस्टिंग में, रेस्टिंग में सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है, जिससे 2-3 के तनासुब से आपने देखा कि सोडियम जो है वो 3 बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम 2 अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव होता है। ये तो हो गया रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट के अंदर। जब डीपोलराइजेशन में जाना है तो सोडियम गेट्स ओपन हो गए, सोडियम अंदर चला गया, अंदर पॉजिटिव हो गया,
जब रीपोलराइजेशन होनी है तो सोडियम क्लोज हो जाएंगे गेट्स, पोटेशियम ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा क्योंकि अंदर ज्यादा है, तो जिस वजह से वो दोबारा से जो है वो रीपोलराइजेशन की तरफ जाएंगे। अब ये सारे इवेंट्स आपको पता चल गए कि कहां पे क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, an action potential in the nerve fiber is produced when positive and negative charges on the outside and inside of the axon membrane or reversed। अब एक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, आप जानते हैं कि देयर इज द रिवर्सल इन द चार्जेस। चार्जेस जो होते हैं वो रिवर्स होते हैं। क्यों रिवर्स होते हैं? क्या इस वजह से रिवर्स होते हैं कि मोर पोटेशियम एंटर्स इनटू द एक्सोन एज कंपेयर टू सोडियम लिविंग इट, और मोर सोडियम एंटर इनटू द एक्सोन एज कंपेयर टू पोटेशियम लिविंग इट। ऑल पोटेशियम लीव्स द एक्सोन और ऑल सोडियम लीव्स द एक्सोन। तो कब रिवर्सल ऑफ चार्जेस होती है? जैनब, इले ने, आईफोन ने बी का नाम अपना चेंज करके कोई रख लें अच्छा सा। ओके, इसके अंदर जो करेक्ट है जी वो बीटा ही है। जो लोग बीटा कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि देखें एक्शन पोटेंशियल सोडियम ने अंदर एंटर होना है, याद रखना। अब समोसिन अल्फा नहीं आएगा, बीटा जो होगा करेक्ट होगा। तो ये इसमें बीटा, जब सोडियम अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू द नर्व फाइबर, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electric change? क्या चेंज आएगी? First negative, then positive, and continue to become positive. First positive, then negative, and again back to negative. First negative, then positive, and again back to negative. First positive, then negative, and continue to be negative. जी, इकराम शाह सी, अब्दुल हनान सी, इले ने बी। अब नाम एग्जैक्ट क्या है आई डोंट नो, लेकिन अच्छा इसमें क्या होता है देखिए, दिस इज अ ब्रीफ चेंज। ये चेंज को ज्यादा देर के लिए नहीं होनी। जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है तो पहले वहां पर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है। कल आपको याद होगा मैंने एक डायग्राम बनाई थी नर्व इंपल्स की, कि मैंने कहा था करेक्ट डायग्राम आपने कौन सी बनानी। ये मैं तो इसमें मैंने बनाई थी नर्व इंपल्स में बाहर पॉजिटिव लिखा अंदर नेगेटिव लिखा, फिर बाहर नेगेटिव लिखा अंदर पॉजिटिव लिखा, फिर बाहर पॉजिटिव और फिर अंदर नेगेटिव। ये मैंने कहा आपने डायग्राम बनानी। और इसमें अगर मैं शो करूं कि नर्व इंपल्स कहां है, तो ये है नर्व इंपल्स। अब इन साइड वो पूछ रहा है क्या चेंज आ रही। इन साइड में देखें, पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड नहीं रहता अंदर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बल्कि वो रिस्टोर होता रहता है। क्योंकि आपने देखा है कि जब डीपोलराइजेशन होती है उसके बाद फिर रीपोलराइजेशन होनी है, तो जब रीपोलराइजेशन होनी है तो फिर से वो कंडीशन जो है वो मेंटेन हो जानी है। जिस वजह से इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव, एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। चार्ली करेक्ट है। ओके, तो यहां आपने अब याद रखना है, ये क्वेश्चन हमने कुछ कल के टॉपिक से जो वो पढ़े हैं। इससे पहले भी हमने टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए थे, आपको याद होगा, चीजें आपको पता है। और अगर इससे रिलेटेड कोई किसी के जहन में भी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं वो अगले जो हमारे पास रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे।